नमस्कार, मैं डॉक्टर राजेश कुमार सिंह, सहायक प्राध्यापक भूगोल, सर्वनारायण सिंह रामकुमार सिंह महाविद्यालय सहरसा। आज के इस वीडियो पोस्ट में मैं पार्ट 3 के छात्रों के लिए संसाधन भूगोल से संबंधित विषय वस्तु समुद्री संसाधनों के दोहन से संबंधित समुद्री कानून विषय वस्तु पर चर्चा करने जा रहा हूं। पृथ्वी के लगभग 71% भाग पर और 36 करोड़ वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर महासागर का फैलाव है। इसमें विभिन्न प्रकार के खनिज एवं जैव संसाधन पाए जाते हैं तथा इसका व्यापक पर्यावरणीय महत्व है। बढ़ती मानवीय आवश्यकताओं के फलस्वरूप समुद्री संसाधनों के दोहन का क्रम प्रारंभ हुआ। इसी संबंध में समुद्री कानून या समुद्री विधि का निर्धारण किया गया। इसके अंतर्गत समुद्री सीमा या समुद्री क्षेत्र का निर्धारण किया गया। आइए इस पोस्ट में हम लोग इसी विषय वस्तु पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जानें कि समुद्री संसाधनों के उपयोग से संबंधित समुद्री कानून या समुद्री सीमा या समुद्री क्षेत्र क्या है। हम जानते हैं कि पृथ्वी के लगभग 3/3 भाग पर महासागर फैला हुआ है, यानी कि लगभग 36 करोड़ वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर महासागर का फैलाव है। इसकी औसत गहराई 3800 मीटर है तथा इसमें विभिन्न संसाधनों की उपलब्धता है। समुद्र का व्यापक पर्यावरणीय महत्व है तथा यह पृथ्वी की जलवायु तथा वायुमंडल को नियंत्रित करता है। यह वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत होने के साथ ही महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग भी उपलब्ध कराता है। समुद्रों में साध्य एवं असाध्य दोनों तरह के संसाधन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन इस संबंध में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी हैं या सामने आते हैं, जैसे कि समुद्री संसाधनों का दोहन कौन कर सकता है। क्या केवल तटीय देशों को ही समुद्री संसाधनों का अधिकार है या केवल मजबूत और शक्तिशाली देश का ही इस संसाधनों पर अधिकार है। संसाधनों का किस प्रकार दोहन हो कि महासागर प्रदूषित न हो, क्योंकि महाद्वीप के चारों तरफ स्थित महासागर अगर प्रदूषित हो जाए तो महाद्वीप पर जीवन संभव नहीं रह पाएगा। स्थलबद्ध तथा दूरवर्ती देशों का समुद्री संसाधन पर क्या अधिकार है। आइए इन प्रश्नों के संदर्भ में समुद्री संसाधनों के दोहन एवं उपयोग के लिए वर्ष 1982 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानून या समुद्री सीमा की घोषणा की गई। इसका उद्देश्य समुद्र के संसाधनों का मानव के विकास में सतत संपोषणीय उपयोग सुनिश्चित करना था। समुद्री कानून के अंतर्गत समुद्री क्षेत्र को मुख्यतः 4 भागों में बांट दिया गया। ये 4 भाग हैं। पहला, आधार रेखा। दूसरा, क्षेत्रीय सागर। तीसरा, संलग्न आर्थिक क्षेत्र। और चौथा, उच्च सागर। आइए अब हम इन चारों समुद्री क्षेत्रों के बारे में एक एक करके जाने। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आधार रेखा यानी बेस लाइन का।
तटीय क्षेत्रों के लिए 12 समुद्री मील तक के क्षेत्र को आधार रेखा माना गया। इसे फिर से सुनिए, तटीय क्षेत्रों के लिए 12 समुद्री मील तक के क्षेत्र को आधार रेखा माना गया। इसमें संबंधित देश किसी भी तरह का और कोई भी उपयोग कर सकता है, जैसे कि बंदरगाह का निर्माण, सैन्य गतिविधियां आदि। आधार रेखा को थोड़ा और स्पष्ट रूप से आप समझिए कि जो देश समुद्र तट पर स्थित है या जो समुद्र तट जिस देश के साथ लगा हुआ है, वह देश उस समुद्री भाग में 12 समुद्री मील तक की दूरी तक का जो क्षेत्र है वो उस देश के लिए आधार क्षेत्र है। यानी कि वो आधार रेखा या आधार क्षेत्र की जगह, यानी कि वह देश 12 समुद्री मील तक समुद्र में कुछ भी कर सकता है, कोई भी उपयोग उस भाग का कर सकता है। जैसे वो बंदरगाह का निर्माण कर सकता है, उसमें अपनी सैन्य गतिविधि कर सकता है, यानी उस पर उसका एकाधिकार होता है। आधार रेखा क्षेत्र में समुद्र तटीय देशों के, यानी जिस देश से वो समुद्र तट संलग्न है या लगा हुआ है, वह 12 समुद्री मील दूर तक वह जो है सो कोई भी गतिविधि कुछ भी कर सकता है। अब आइए हम दूसरा जो हमने देखा था, दूसरा है क्षेत्रीय सागर। आधार रेखा से, यानी आधार रेखा हो गया समुद्र तट से 12 समुद्री मील तक की दूरी। अब 12 समुद्री मील से आगे की हम लोग बात कर रहे हैं कि आधार रेखा से 24 समुद्री मील का क्षेत्र, यानी आधार रेखा से 24 यानी 12 समुद्री मील तक हो गया आधार रेखा क्षेत्र। अब आधार रेखा क्षेत्र से आगे 24 समुद्री मील तक का जो क्षेत्र होगा वह क्षेत्र क्षेत्रीय सागर अधिकार वाले क्षेत्र कहलाते हैं, कहे जाते हैं या कहलाता है। इसका उपयोग भी, यानी कि इस आधार रेखा से जो 24 समुद्री मील दूर तक का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र का उपयोग भी संबंधित देश, यानी जिस देश से सटा हुआ वो समुद्री क्षेत्र है, वो संबंधित देश स्वतंत्र रूप से करते हैं तथा अन्य देश को इस क्षेत्र के उपयोग के लिए संबंधित देश से अनुमति लेनी होती है। कहने का मतलब ये हो गया कि आधार रेखा 12 समुद्री मील हो गया। 12 समुद्री मील से आगे अगर हम 24 समुद्री मील तक की दूरी तक जाएं तो उस 24 समुद्री मील तक की दूरी का जो क्षेत्र है, जिसको कि हमने क्षेत्रीय सागर का क्षेत्र कहा, इस पर भी संबंधित देश का, यानी उस तट से संलग्न जो देश है उस देश का ही एकाधिकार होता है। लेकिन दूसरे देश अगर उस क्षेत्र में आना चाहें तो उस 24 समुद्री मील की जो दूरी है उस क्षेत्र में अगर कोई दूसरा देश, मान लीजिए कोई अपना उसका पोत आ रहा हो या कोई अन्य गतिविधियां उसको वहां पर करनी हो, तो उसके लिए संबंधित देश से उसको जो है सो इसका परमिशन लेना पड़ता है कि हम इस क्षेत्र में आना चाहते हैं। तो आप अगर वो अनुमति देगा तभी वो उस क्षेत्र में दूसरा कोई देश आ सकता है, अन्यथा उस पर जो है सो संलग्न देश का ही अधिकार रहता है या रहेगा। अब आइए हम लोग जो है सो संलग्न आर्थिक क्षेत्र EEZ के बारे में समझें। सागरीय क्षेत्र से आगे आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक का क्षेत्र, यानी कि सागरीय क्षेत्र जो हुआ, पहले आपने देखा कि आधार रेखा क्षेत्र हुआ 12 समुद्री मील। अब 12 समुद्री मील के बाद 24, यानी 36 समुद्री मील की दूरी तक जो हो गया 12 समुद्री मील हो गया आपको आधार रेखा क्षेत्र, और फिर 24 समुद्री मील हो गया आपको जो है सो क्षेत्रीय सागर क्षेत्र। यानी अभी तक हम लोगों ने देखा कि
अगर हम तट से बात करें तो 36 समुद्री मील तक तटवर्ती देश का ही अधिकार रहता है। अब हम बात कर रहे हैं कि वो 36 समुद्री मील के आगे 200 समुद्री मील तक का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र को हम लोग जो है सो संलग्न आर्थिक क्षेत्र कहते हैं या कहलाता है। और इसमें संबंधित देशों को संसाधनों के अन्वेषण तथा दोहन करने का पूर्ण अधिकार है। यानी कि अब 236 से आगे जो 200 समुद्री मील तक का जो क्षेत्र हुआ, जिस क्षेत्र को हमने जो है सो संलग्न आर्थिक क्षेत्र कहा, उस क्षेत्र में संबंधित देश को अनुसंधान, आर्थिक गतिविधि जो है सो वो सब करने का जो है, या वहां के संसाधनों का दोहन अन्वेषण करने का जो है सो उसको पूर्ण अधिकार प्राप्त है। अन्य राष्ट्र यानी कि संलग्न क्षेत्र, जिस देश का वो क्षेत्र है वो तो है ही, अब कोई दूसरा राष्ट्र आर्थिक संलग्न क्षेत्र में आर्थिक गतिविधि नहीं कर सकता है। यानी कोई दूसरा देश जो है वो 200 मील समुद्री मील जो हुआ, उस जिसको कि हमने आर्थिक संलग्न क्षेत्र के रूप में जिसको बांटा गया, वर्गीकृत किया गया, उसमें कोई भी दूसरा देश आर्थिक गतिविधि उसमें नहीं कर सकता है। हालांकि अन्य देश केबल बिछाने, परिवहन, हवाई मार्ग, जल मार्ग जैसे उपयोग इस क्षेत्र में कर सकता है। केबल का मतलब हुआ कि जो टेलीफोनिक या जो केबल होता है या पाइपलाइन होता है, ये सब जो है सो दूसरा देश उस क्षेत्र होकर के जो है सो कर सकता है, या उसके ऊपर होकर के हवाई जहाज का परिचालन या जलमार्ग, जलपूत का परिचालन जो है सो दूसरा देश उस क्षेत्र होकर करेगा, उपयोग करेगा। लेकिन कोई भी आर्थिक गतिविधि जो है सो उस क्षेत्र में जो है सो उन संसाधनों के दोहन के लिए वो कोई भी अन्य देश जो है सो इस आर्थिक जो संलग्न आर्थिक क्षेत्र जो हुआ इसमें, या 200 समुद्री मील की जो दूरी तक उसको का निर्धारण किया गया, उसमें किसी भी तरह का कोई हस्तक्षेप जो है सो दूसरा देश नहीं कर सकता है। अब चौथा जो वर्गीकरण है उसमें आता, उसको हम लोग कहते हैं उच्च सागर, हाई सी। आर्थिक संलग्न क्षेत्र के आगे समुद्र को उच्च सागर कहा जाता है। यह समुद्र का अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र है। इस क्षेत्र के संसाधनों को मानवता का सामूहिक विरासत माना जाता है। इसके उपयोग के लिए यूएनओ के अंतर्गत नियम बनाए जाते हैं। इसका उपयोग केवल अंतर्राष्ट्रीय जल परिवहन एवं सूचना संचार के लिए, केबल बिछाने और अनुसंधान कार्य के लिए किया जा सकता है। यहाँ सर्वेक्षण एवं वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ से अनुमति लेनी होती है। कहने का मतलब ये हुआ कि 200 समुद्री मील के बाद का जो क्षेत्र महासागर का क्षेत्र है उसको उच्च सागर क्षेत्र कहा जाता है, और यह जो उच्च सागर का जो क्षेत्र है यह अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र है। यानी कि समस्त विश्व के लोगों का, राष्ट्रों का उस क्षेत्र पर जो है सो अधिकार है। और इस क्षेत्र में यानी उच्च सागरीय क्षेत्र जो है वहां पर जो भी संसाधन है उसको जो है सो मानवता का, यानी कि पूरे विश्व के मानव का सामूहिक संसाधन उसको माना जाता है। और इसके उपयोग के लिए अगर उस क्षेत्र में मान लीजिए कि कोई संसाधन है, उसका उपयोग करने के लिए कोई देश अगर उसका उपयोग करना चाहता है तो उसके लिए जो है सो संयुक्त राष्ट्र संघ से जो है सो अनुमति लेनी होती है, और संयुक्त राष्ट्र संघ जो है इससे संबंधित कानून का जो है सो निर्माण करता है, बनाता है। लेकिन कहता है ये जो उच्च सागरीय क्षेत्र है, इस क्षेत्र होकर के अंतर्राष्ट्रीय परिवहन, सूचना संचार के लिए केबल बिछाना और अनुसंधान कार्य जो है सो इस क्षेत्र में कोई भी देश संयुक्त राष्ट्र संघ की अनुमति लेकर के जो है सो यहाँ पर कर सकता है। आगे जो है सो आप इसको मैंने कि जानिए कि यदि दो देशों के मध्य 200 समुद्री मील यानी 320 किलोमीटर से कम दूरी हो तो मध्य में विभाजक रेखा निर्धारित की जा सकती है। जैसे मान लीजिए कि समुद्री क्षेत्र, जैसे मान लीजिए एक समुद्री क्षेत्र है
और एक तट पे कोई एक देश है और दूसरे तट पर कोई और देश है, और दोनों के बीच की दूरी जो है सो वो 200 समुद्री मील नहीं होती, जिसको हम लोग स्वतंत्र क्षेत्र आर्थिक जोन हम लोगों ने कहा था, वो 300 यानी कि 200 समुद्री मील से कम है। यानी कि इस तट का जो है 200 किलोमीटर समुद्री मील, और वहाँ से इस देश का भी 200 समुद्री मील जो होगा उससे कम का क्षेत्र अगर वो बनता है, तो ऐसी स्थिति में जो है सो एक उसके मध्य में जो है सो एक विभाजक रेखा खींची जा सकती है कि यहाँ से इस तट के लोग के देश का अधिकार इस जगह तक और इस तट के देश का अधिकार इस जगह तक है। ये जो है सो निर्धारण किया जा सकता है। आज के इस पोस्ट में बस इतना ही। हम आशा करते हैं कि इस पोस्ट को सुनने, देखने और पढ़ने के बाद आप अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून या समुद्री सीमा या समुद्री क्षेत्र के बारे में जान पाए होंगे। अगर इसे समझने में आपको किसी भी तरह की कठिनाई आ रही हो तो आप मुझसे मेरे व्यक्तिगत मोबाइल नंबर 9470786423 पर 24x7 कभी भी बात करके हमसे और अधिक जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद।